कहानी है राज्य रत्नगढ़ की। ये राज्य पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा था। वहां के राजा आदित्य सेनन एक धर्मनिष्ठ और निष्ठावान शासक थे, पर उनकी रानी रूपलेखा नाम के जैसी ही सुंदर पर उतनी ही भोग विलास में डूबी हुई थी। राजा सुबह से शाम तक दरबार, प्रजा और युद्ध की तैयारियों में लगे रहते, पर रानी का जीवन श्रृंगार, नृत्य, संगीत, शराब और विलास में बीतता। जा का विश्वास पात्र और अत्यंत तेजस्वी मंत्री था जयवर्धन। युवा, तेजस्वी, सुसंस्कारी और महल की बहुत सी स्त्रियों का आकर्षण। जब रानी की नजर पहली बार जयवर्धन पर पड़ी तो वो ठिठक गई। उसकी शांत आंखों और दृढ़ आवाज ने उसे भीतर तक छू लिया और वहीं से शुरू हुआ एक वर्जित प्रेम। रानी बहाने से जयवर्धन को बुलाने लगी, कभी बगीचे की व्यवस्था के नाम पर तो कभी राजकोष के खर्च पर सलाह लेने के बहाने। जयवर्धन भी धीरे धीरे रानी के सौंदर्य और अधिकार के जाल में फंसता गया। एक रात जब राजा युद्ध की योजना के लिए दूसरे किले में थे, रानी ने जयवर्धन को अपने रूप महलाज में बुलवाया। मंत्री जी, रानी ने धीरे से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि राजा की छाया हट जाए तो सिंहासन कितना सुंदर दिखेगा? जयवर्धन थोड़ा चौंका, लेकिन रानी की आंखों में लालसा और सत्ता का वादा साफ दिख रहा था। मैं और तुम रत्नगढ़ पर राज करेंगे। राजा आदित्य को हटाना होगा। जयवर्धन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप साथ हैं तो डर किसका? दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राजा आदित्य अगले पूर्णिमा को राज मंदिर में विशेष पूजा के लिए जाने वाले थे। वहीं उन्हें विशेष पेय दिया जाना था, जिसमें धीमा जहर मिलाया जाता। कोई शोर नहीं होगा, कोई खून नहीं बहेगा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। महल में काम करने वाली एक बुजुर्ग दासी गोमती, जो वर्षों से रानी की सेवा में थी, उसने सब सुन लिया था। वह राजा के प्रति वफादार थी, लेकिन डर के कारण सीधे सामने कुछ नहीं कह सकती थी। उसने गुप्त रूप से एक पत्र राजा को भेजा। महाराज, अगली पूर्णिमा की पूजा आपके लिए अंतिम हो सकती है। सावधान रहिए, खतरा भीतर से है। राजा ने पत्र पढ़ा, लेकिन उस पर सीधा भरोसा न किया। उन्होंने योजना के अनुसार मंदिर जाना स्वीकार किया, लेकिन इस बार साथ थे गुप्त सैनिकवास, राजवैद्य और वफादार सेनापति। जैसे ही राजा ने वह विशेष पेय पीने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा के इशारे पर वैद्य ने उसे पहले जांचा और उसमें पाया गया विशाला वृक्ष का धीमा विष, जो 3 दिन में मृत्यु का कारण बनता। राजा ने वहीं जयवर्धन और रानी को बुलवाया। कौन है जो मेरे प्राणों का इच्छुक है? राजा ने शांत स्वर में पूछा। रानी कुछ बोलती उससे पहले ही जयवर्धन कांपते हुए बोला, राजा अधिपति, मैं अपराधी हूं। रानी के प्रेम में अंधा हो गया था, क्षमा करें। रानी की आंखों से क्रोध और ग्लानि दोनों टपक रहे थे। उसने राजा की ओर देखा और कहा, राजा आदित्य, तुमने मुझे सब कुछ दिया, पर प्रेम नहीं। मुझे सिर्फ एक साथी चाहिए था। तुमने मुझे रानी तो बनाया, पर स्त्री न रहने दिया। राजा ने गहरी सांस ली। रूपलेखा, सत्ता कभी प्रेम की जगह नहीं ले सकती और विश्वासघात प्रेम की पहचान नहीं। दरबार में दोनों को जनसम्मुख सजा सुनाई गई। जयवर्धन को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड मिला। रानी को जीवन भर मौन व्रत और वनवास की सजा मिली, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, सिर्फ आत्मचिंतन कर सकती थी। वर्षों बाद एक साधु ने राजा से कहा, मैं उस वन मंदिर से लौट रहा हूं जहां एक मौन स्त्री दिन रात प्रायश्चित करती है। वो आपकी रानी थी, अब वो सिर्फ रूप माया कहलाती है। राजा ने आसमान की ओर देखा। माफ करना रूपलेखा, मैं शायद एक अच्छा राजा था, लेकिन बुरा पति। प्रेम जब लोभ से जुड़ जाए तो वह साजिश बन जाता है, और साजिश चाहे कितनी भी गुप्त क्यों ना हो, सत्य का सूर्य उसे उजागर कर ही देता है।